सूर्य अस्त होने जा रहा था और मुझे याद है कि मैं उसकी अंतिम किरणों को पेड़ों के ऊपर शाखाओं के बीच बैंगनी चमक जगाते देख रहा था। पेड़ों की छतरी पर पक्षियों के दल कलरव कर रहे थे, हर ओर व्याप्त सन्नाटे को चीरते हुए। जैसे कि ये कोई संकेत हो, ताऊ ने मुझे मास्क उतारने, आंखें बंद करने और उसका हाथ पकड़ने के लिए कहा, जिससे वो मुझे कदम दर कदम बढ़ा सके। और भी कौतूहल से मैं उसका अनुसरण करने लगा। आगे बढ़ते हुए मुझे हल्का सा प्रतिरोध अनुभव हुआ। अब तक मैं जिसका अभ्यस्त हो चुका था। जैसे ही हम डोको में प्रविष्ट हुए, मुझे टेलीपैथी से बताया गया कि मैं अपनी आंखें आधी बंद और झुकी हुई रखूं और ताऊ का अनुसरण करता रहूं। हम करीब 30 कदम आगे बढ़े होंगे जब ताऊ रुक गई और उसने मुझे अपने साथ कर लिया। अभी भी टेलीपैथी से उसने मुझे अब अपनी आंखें खोलने और चारों तरफ देखने का संकेत दिया, जिसे मैंने बहुत धीमे से किया। मेरे सामने 3 आकृतियां थीं जो हूबहू उनसे मिलती जुलती थीं जिनसे मैं पहले मिल चुका था। औरों की ही तरह वे पद्मासन में पीठ सीधी किए कपड़े से ढके ब्लॉक पर आसीन थे। प्रत्येक के आसन का रंग उस पर आसीन व्यक्ति से मेल कर रहा था। ताऊ और मैं एक जैसे 2 आसनों के पीछे खड़े थे, जब तक टेलीपैथी से और बिना किसी संकेत के हमें बैठने का निमंत्रण नहीं मिला। मैंने ध्यान से हर तरफ देखा, लेकिन जो 2 व्यक्ति हमें प्रवेश द्वार पर मिले थे वे कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद वे हमारे पीछे थे। पहले की ही तरह थाउरी की आंखें आंतरिक ज्योति से झिलमिला रही थीं, लेकिन पहले के विपरीत मैं तुरंत ही उनके ऑरा देख सकता था, जो आंखों को बहुत प्रिय लगने वाले झिलमिलाते रंगों के थे। मध्य में स्थित आकृति लेविटेशन से ऊपर उठी, बिना अपनी स्थिति बदले, और धीरे धीरे मेरी तरफ तैरने लगी। वो मेरे ठीक सामने और थोड़ा सा ऊपर रुक गए, अपना एक हाथ मेरे सेरिबेलम के आधार पर और दूसरा मेरे कपाल के बाईं तरफ रखते हुए। फिर से मुझे अपने शरीर के अंदर अच्छे होने और एक द्रव्य के भर जाने का सा अनुभव हुआ, लेकिन इस बार मैं जैसे बेहोश ही हो गया। अपने हाथ हटाकर वे वापस लौट गए। शायद मुझे बताना चाहिए कि उनकी मेरे शरीर पर हाथों की स्थिति के विषय में मुझे बाद में पता चला, ताऊ के द्वारा, क्योंकि एक बार फिर वो सब याद रखना मेरे वश के बाहर था। पर फिर भी मुझे एक विचार याद है जो मेरे मन में आया था, एक विचार जो उस समय के लिए बिल्कुल विचित्र था। जब उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया, मैं संभवतः कभी भी इनमें से किसी को अपनी 2 टांगों का प्रयोग करते नहीं देख पाऊंगा जैसे सब करते हैं। अध्याय 10। एक अलग अजूबा और मेरे पिछले जीवन। कुछ समय बीत चुका था, मुझे कुछ पता नहीं था कितना, जब स्वभाववश मैंने अपना सिर अपने बाईं तरफ घुमाया। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और वैसा ही रहा। उन 2 व्यक्तियों में से एक, जिनसे मैं पहले मिल चुका था, एक विचित्र दिखने वाले व्यक्ति को कंधे से पकड़कर हमारी तरफ आ रहा था। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि वह व्यक्ति फिल्मों में देखा हुआ रेड इंडियन चीफ होगा। मैं उसका वर्णन करने का पूरा प्रयास करूंगा। वो कद में बहुत ही छोटा था, शायद 150 सेंटीमीटर का, लेकिन सबसे अधिक विचित्र बात उसकी ये थी कि वो उतना ही चौड़ा था जितना लंबा, किसी वर्ग की तरह। उसका सिर एकदम गोलाकार था और सीधे उसके कंधों से जुड़ा हुआ था। मेरे दिमाग में जिस वजह से उसके इंडियन चीफ होने का विचार आया, वो था उसके बाल, जो पंखों जैसे अधिक थे, पीले, लाल और नीले। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा मंगोल के लोगों की तरह बिल्कुल चपटा। उसकी भौहें नहीं थीं और पलकों की बरौनी मेरी से 4 गुना लंबी थी। वो मेरे जैसे ही वस्त्र पहने था, पर उसका रंग बिल्कुल अलग था। उसकी बाहें, जो वस्त्रों से बाहर दिख रही थीं, उसके चेहरे की ही तरह नीले रंग की थीं। उसका ऑरा कहीं कहीं रुपैला सा तेज चमक रहा था और उसके सिर के आसपास सुनहरा शक्तिशाली आभा मंडल था। उसके सिर से प्रवाहित होने वाले रंग ताऊ की तुलना में बहुत कम थे, केवल कुछ सेंटीमीटर तक। उसे टेलीपैथी से हमसे करीब 10 कदम दूर बाईं तरफ बैठने का निमंत्रण दिया गया। फिर से मध्य में आसीन आकृति लेविटेशन से उठी और नवागंतुक के सिर पर उसी प्रकार से हाथ रखे जिस प्रक्रिया का मैं अनुभव कर चुका था। जब हम सब आराम से आसीन हो गए तो प्रमुख महात्मा ने हमें संबोधित किया। वो हियावा की भाषा में बोल रहे थे और मैं पूरी तरह से भौचक्का रह गया, अपने को जो वो कह रहे थे उसे पूरी तरह समझता हुआ पाकर, जैसे कि वो मेरी मातृभाषा में बोल रहे हों। मेरी हैरानी पर ताऊ ने टेलीपैथी से कहा, हाँ मिशेल, आपको नई भेंट मिली है, बाद में इसे स्पष्ट किया जाएगा।
आर्की, थावरा कह रहे थे, ये मिशेल हैं पृथ्वी ग्रह से। मैं हियावा ग्रह पर आपका स्वागत करता हूँ आर्की। परमात्मा आपको आलोकित करें। मुझे संबोधित करते हुए वे आगे बोले, आर्की, हमसे मिलने एक्स ग्रह से आए हैं। मुझे उस ग्रह का नाम बताने की अनुमति नहीं दी गई और ना ही ऐसा करने का कारण ही बताया गया। हम परमात्मा के नाम पर उनका स्वागत करते हैं, जैसे आपको धन्यवाद कहते हैं मिशेल, आपकी हमारे अभियान में सहयोग करने की सम्मति के लिए। आर्की हमारे निवेदन पर अपने अगौरा प्रथम के द्वारा आए हैं, विशेष तौर पर आपसे मिलने के लिए मिशेल। हम चाहते थे कि आप अपनी आंखों से देखें और अपने हाथों से स्पर्श करें अपनी प्रजाति से बिल्कुल भिन्न एक एक्स्ट्रा प्लेनेटेरियन का। आर्की पृथ्वी जैसे ही दूसरे ग्रह पर रहते हैं, हालांकि कई मामलों में वो बिल्कुल अलग है। ये भिन्नता अनिवार्य रूप से भौतिक है और समय के साथ इसने लोगों के भौतिक रूप के प्रति अपना योगदान किया है। हम आपको बहुत सी चीज़ें भी दिखाना चाहते हैं मिशेल। आर्की और उनके सहजीव तकनीकी और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से बहुत अधिक विकसित हैं, जिस पर आपको हैरानी होगी क्योंकि आपको उनका रूप असामान्य या विकृत लग रहा होगा, शायद दैत्य जैसा भी, पर आप उनके ऑरा से देख सकते हैं कि वो बहुत आध्यात्मिक और भले हैं। हम आपको इस अनुभव के द्वारा ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए न केवल ऑरा देखने बल्कि सभी भाषाओं को समझने की भेंट भी दे सकते हैं, और वो भी बिना टेलीपैथी के प्रयोग के। तो ये बात थी, मैंने अपने आप से कहा, हाँ यही बात थी। थावरा बोले, अब थोड़ा निकट आ जाइए आप दोनों, वार्तालाप कीजिए, स्पर्श कीजिए, यदि आप चाहें तो। एक शब्द में कहें तो परिचित बनिए। मैं खड़ा हो गया और आर्की भी। जब वो सीधे हुए तो उनके हाथ भूमि को लगभग स्पर्श कर रहे थे। हाथ में 5-5 उंगलियां थीं, पर अंगूठे 2 थे, एक हमारे जैसा और दूसरा हमारी सबसे छोटी उंगली की जगह पर। हम एक दूसरे की तरफ बढ़े और उन्होंने अपनी भुजा मेरी तरफ बढ़ाई, कलाई आगे और मुट्ठी बंद थी। वो मुझ पर मुस्कुरा रहे थे। हमने अपने एक समान हमारे जैसे ही दांतों को दिखाए थे, जो कि हरे रंग के थे। मैंने बदले में अपना हाथ बढ़ाया, बिना जाने कि और क्या करना चाहिए, और वो अपनी भाषा में मुझसे बोले, जो मुझे अब पूरी तरह से समझ में आ रही थी। मिशेल, मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है और आपका अपने ग्रह पर अपने मेहमान की तरह मैं आपका स्वागत करना पसंद करूंगा। मैंने गर्मजोशी से उन्हें धन्यवाद कहा और उसी भावना से भरकर अपना वाक्य फ्रेंच भाषा में शुरू कर अंग्रेजी में समाप्त किया, जिसे समझने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। वो आगे बोलने लगे, महान थावरा के निवेदन पर मैं हियावा ग्रह पर एक्स ग्रह से एक ग्रह जो कई प्रकार से आपके ग्रह जैसा ही है आया हूँ। वो पृथ्वी से 2 गुने आकार का है, 15 मिलियन की जनसंख्या के साथ, लेकिन पृथ्वी और वैसे दूसरे ग्रहों की तरह जो प्रथम श्रेणी के हैं, वो भी दुख का घर है। हमारी समस्याएं भी वैसी ही हैं जैसी कि आपकी हैं। हमारे ग्रह पर हमारे रहते हुए 2 बार नाभिकीय विनाश हो चुके हैं और हम तानाशाही, अपराध, महामारी, जल प्रलय, एक मुद्रा प्रणाली और उससे जुड़ा सब कुछ, धर्म, संप्रदाय और दूसरी चीज़ें अनुभव कर चुके हैं। पर हमारे 80 वर्ष पहले हमारे एक वर्ष में 402 दिन और 21 घंटों का एक दिन होता है। हमने एक सुधार आरंभ किया। वास्तव में वह सुधार हमारे महासागरों से एक के तट पर बसे एक छोटे से गांव के 4 लोगों के एक दल ने चलाया। इस दल में, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला थी, उन्होंने लोगों को शांति, प्रेम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपदेश देना शुरू किया। वे अपने देश की राजधानी में गए और नेताओं के साथ एक सम्मेलन रखने का निवेदन किया। उनके निवेदन को ठुकरा दिया गया क्योंकि सत्ता तानाशाही और मिलिट्री वाली थी। 6 दिन और 5 रातों तक चारों व्यक्ति महल के द्वार की सीढ़ियों पर सोए, बिना कुछ भी खाए, केवल थोड़े से पानी के सहारे। उनकी तपस्या ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और 6ठे दिन तक 2000 लोगों की भीड़ महल के सामने एकत्र हो गई। कमज़ोर सी आवाज़ में चारों ने भीड़ को प्यार से एक होने और सत्ता परिवर्तन का उपदेश दिया, जब तक कि सुरक्षा कर्मियों ने उनके प्रवचन को समाप्त करने के लिए उन्हें गोली से नहीं उड़ा दिया, और अगर भीड़ नहीं हटी तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। सुरक्षा कर्मियों के भय से उन्होंने तुरंत ही वैसा किया, पर फिर भी लोगों के मन में एक बीज बोया जा चुका था। सोचते रहने पर हजारों को उसका एहसास हुआ कि बिना शांतिपूर्ण परस्पर समझ के वे सब शक्तिहीन और पूरी तरह से अशक्त थे। लोगों में संदेश भेजे जाने लगे, अमीर और गरीब, मालिक और कर्मचारी, मजदूर और सरपंच, और एक दिन 6 माह के बाद सारा देश चक्का जाम की स्थिति में आ गया। चक्का जाम से आपका क्या अभिप्राय है? मैंने पूछा। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र बंद हो गया।
यातायात रुक गया, रास्ते बंद कर दिए गए, सब कुछ बंद हो गया। किसानों ने अपने उत्पाद देने बंद कर दिए, रेडियो और टेलीविज़न बंद हो गए, दूर संचार रुक गया। पुलिस निस्सहाय हो गई क्योंकि कुछ ही घंटों में करोड़ों लोग काम रोको अभियान से जुड़ गए। ऐसा लगने लगा उस समय कि लोग आपसी घृणा, ईर्ष्या, मतभेद भूल गए और अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो गए। पुलिस और सेना में मनुष्य ही होते हैं और भीड़ में उनके संबंधी और मित्र लोग थे। ये मामला केवल 4 विद्रोहियों को ख़त्म करने का नहीं रहा। एक सत्ता केंद्र को मुक्त कराने के लिए लाखों लोगों को मारना पड़ता। लोगों के दृढ़ निश्चय के सामने पुलिस, सेना और तानाशाह झुकने के लिए बाध्य हो गए। केवल तानाशाह के 23 हठधर्मी व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी मारे गए। योद्धाओं को उन्हें तानाशाह तक पहुंचने के लिए मारना पड़ा। आर्की मुस्काई। क्यों नहीं मिशेल, हम लोग हिंसा से उस पार पहुंच गए। तानाशाह को ऐसे स्थान पर भेज दिया गया जहां वो कोई नुकसान ना पहुंचा सके और उनके उदाहरण से उसे भी सुधरने की प्रेरणा मिली। उसे फिर से प्यार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति सम्मान का रास्ता मिल गया। अंत में अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज वो देश हमारे ग्रह का सबसे सफल देश है, लेकिन जैसा कि आपके यहाँ है, दूसरे देश हैं जहाँ हिंसक सर्वसत्तावादी लोग अधिकार किए हुए हैं और हम उनकी सहायता के लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो एक प्रशिक्षण है जो हमें बेहतर अस्तित्व के लिए संभावना देता है और हमने भौतिक अस्तित्व से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि ग्रहों की अपनी श्रेणियां हैं और सारी जनता को जब उनका ग्रह खतरे में हो तो दूसरे ग्रह पर ले जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कर सकता अगर वह ग्रह उसी श्रेणी का नहीं हो तो। हमारी जनसंख्या विस्फोटक होने और बहुत उन्नत तकनीकी ज्ञान होने से हम आपके ग्रह पर बसने के इरादे से जा चुके हैं। एक विचार जिसके विरुद्ध हमने निर्णय लिया क्योंकि आपके विकास की स्थिति हमारे लिए लाभकर कम बल्कि नुकसानदायक अधिक होगी। इस चिंतन पर मुझे खुशी नहीं हुई और मेरे ऑरा ने यह आर्की को दिखा दिया होगा। वो मुस्काए और आगे बोलने लगे। मुझे खेद है मिशेल, लेकिन मैं अपनी बात बिना छल कपट के कह रहा हूँ। हम अब भी पृथ्वी पर जाते रहते हैं, लेकिन केवल एक पर्यवेक्षक की तरह, आपकी गलतियों से सीखने के लिए, अध्ययन के लिए। हम कभी हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि वो हमारी भूमिका नहीं है, और हम कभी आपके ग्रह पर आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए एक उल्टा कदम होगा। आपसे स्पर्धा नहीं है, भौतिक, तकनीकी या आध्यात्मिक। सूक्ष्म शरीर का जिक्र करें तो सूक्ष्म शरीर जब तक पर्याप्त विकसित नहीं होते तब तक वे उच्चतर ग्रह पर नहीं जा सकते। हम आध्यात्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं, ना कि तकनीकी। यह विकास भौतिक शरीर में ही होता है जितना उस ग्रह पर संभव हो। आप पहले ही 9 श्रेणियों के ग्रहों के विषय में जान चुके हैं। हम स्केल के सबसे नीचे स्तर पर हैं। हम अपने अभी के भौतिक शरीर में केवल 9 दिन तक यहाँ रह सकते हैं। ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार 10वें दिन हमारा शरीर मर जाएगा और ना ताओ ना महान थाओरा, जिनके पास मृतकों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, इस प्रक्रिया को रोक या उल्टा कर पाएंगे। प्रकृति के नियम दृढ़ स्थापित बचावों के साथ बहुत अकाट्य हैं।